हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़े थे किसी धनात्मक बिंदु आवेश का विद्युतीय विभव। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई ऋणात्मक बिंदु आवेश रहे तो उसका विद्युतीय विभव क्या होगा। बच्चों, आज हम ये सीखेंगे कि यदि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका विभव क्या होगा। हम ये भी सीखेंगे कि यदि अनेक आवेशों का निकाय हो, सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, उसका विद्युतीय विभव क्या होगा। और हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं इंजीनियर आर.बी. सिंह आपको क्लास 12 का हिंदी मीडियम में फिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आइए हम लोग सीखते हैं। आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज क्या इंपॉर्टेंट सीखते हैं विभव से जुड़ी ही बातें। तो बच्चों, हम सीखे हैं कि यदि एक धनात्मक बिंदु आवेश यहाँ पर कोई हो, यदि इस बिंदु पर कोई एक धनात्मक बिंदु आवेश हो और इस धनात्मक बिंदु आवेश के कारण अगर r दूरी पर यहाँ पर हमसे कोई पूछे कि विद्युतीय विभव का मीनिंग बताइए, विद्युतीय विभव का परिभाषा दीजिए कि विभव क्या परिभाषा क्या होगा, तो हम सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं? हम सीखे हैं कि इन्फिनिटी से इकाई धन जांच आवेश को इस बिंदु पर विद्युतीय बल के विरुद्ध लाने में, बिना त्वरण के लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, इस बिंदु पर विद्युतीय विभव होता है। और बच्चों, आप जानते हैं तो हैं कि यहाँ का विद्युतीय विभव में बताता क्या है। तो यहाँ का विद्युतीय विभव बताता है इकाई धन जांच आवेश का स्थितिज ऊर्जा। मतलब इस जो क्षेत्र यहाँ का है, इस क्षेत्र में यहाँ पर इकाई धन जांच आवेश की ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बस इसी में आगे पढ़ेंगे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज सीखते हैं, एक चीज पढ़ते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, या अभी मैं उसको समझा देता हूं कि अगर हमारा ये आवेश धनावेश है और यहाँ विभव अगर लिखना है तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं विभव का, V = 1/4πε0 और Q/R। विभव का ये फॉर्मूला है बच्चों। ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव आया है, धनात्मक ये विभव है। यानी एक धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव धनात्मक होता है बच्चों। अब क्यों होता है यह धनात्मक, इस चीज को थोड़ा फील किया जाए, इस चीज का अनुभव थोड़ा हम लोग आइए करते हैं। जब हमको यहाँ विभव का मान ज्ञात करना होता है तो हम बच्चों क्या करते हैं? तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी से एक जांच आवेश को इधर चला कर लाते हैं और जांच आवेश हमारा यहाँ पर मान लीजिए चलाकर जब जांच आवेश को हम इधर लेकर आ रहे हैं, कभी बीच के स्थिति पर विचार कीजिए। यहाँ से यहाँ जांच आवेश को लेकर आने के दौरान कभी इस बीच की स्थिति पर हम विचार करते हैं। ये वाला आवेश इस जांच आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, उधर लगाएगा बल, प्रतिकर्षण बल इधर लगाएगा, ऐसे इधर लगाएगा विद्युतीय बल। अब तो समस्या ये है कि इसको तो हमको यहां लेकर के आना है और लाना भी कैसे है? तो बिना त्वरण के लाना है, तो हमें बाह्य बल इधर लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया बाह्य बल। ये बाह्य बल F एक्सटर्नल नॉट इलेक्ट्रिकल, F एक्सटर्नल बाह्य बल है ये। और ये बच्चों विद्युतीय बल है जो ये आवेश इस पर लगा रहा है, इस जांच आवेश पर। अब आप जब इस जांच आवेश को इधर लेकर के आइएगा तो आपका इस बाह्य बल का दिशा इसी तरफ है, इसी तरफ बाह्य बल का दिशा है और इस जांच आवेश का विस्थापन भी इसी तरफ है। और क्लास 11th में हम लोग कार्य का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, W = F.S, W = Fs cos थीटा
और जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो हो जाता है एफ एस cos 0 डिग्री, यानी हो जाता है एफ एस, जो कि मिलता है धनात्मक। ये धनात्मक मिलता है कार्य जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। तो यहाँ भी ये बाह्य बल जिसके द्वारा कार्य हम निकालना जा रहे हैं, ये बाह्य बल और इधर का विस्थापन ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इस बाह्य बल से कार्य धनात्मक होगा। इस जांच आवेश को चलाने में कार्य धनात्मक होगा। और विभव की तो परिभाषा आपको याद है कि इन्फिनिटी से जांच आवेश को इस बिंदु पर चलाने में कार्य और बटा जांच आवेश, और ये होता है विभव। और चूंकि जांच आवेश को चलाने में यहाँ से यहाँ लाने में इस बाह्य बल से कार्य धनात्मक है, इसलिए यह विभव धनात्मक हमको प्राप्त हो रहा। तो याद आपको हो गया होगा कि हम किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव जो होगा वह धनात्मक होगा। क्यों? जवाब कैसे दीजिएगा? जवाब इस तरह से देंगे, क्योंकि किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव ज्ञात करने के लिए इकाई धन जांच आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया जा रहा है, क्योंकि यह इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसके विरुद्ध किया जा रहा है। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। इसलिए हमारे ये विभव धनात्मक हुआ। तो हम लोग एक बात सीख गए कि एक धनात्मक बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r किसी r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव धनात्मक होता है। उसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, समझ गए आप? यहाँ पर तो मैं यहाँ बात एक लिखता हूँ। आज का हमारा पहला पॉइंट ये हुआ कि किसी धनात्मक बिंदु आवेश, आज का हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे, हेडिंग है विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव के लिए महत्वपूर्ण बिंदुएं, और बिंदुओं में बच्चों पहला बिंदु हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा है कि किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युतीय विभव धनात्मक होता है। सीधे एक लाइन में याद रखिए, किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है। और क्यों होता है बच्चों? जवाब भी आपको पता चल चुका है, क्योंकि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करने के लिए हमें इकाई धन जांच आवेश को इन्फिनिटी से लाने के दौरान हमें कार्य जो करना पड़ रहा है वो प्रतिकर्षण विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए धन जांच आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में प्रतिकर्षण विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो मैंने विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल से कार्य करना पड़ता है। विरुद्ध बाह्य बल से कार्य
करना पड़ता है जो धनात्मक होता है, जो धनात्मक होता है। पूरी बात को आप समझ जाइए। किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युतीय विभव धनात्मक होता है, क्योंकि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए धन जांच आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में प्रतिकर्षण बल विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल से कार्य करना पड़ता है, जो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये रहा कि एक धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक होता है, और क्यों होता है ये बात मैंने आपको बतला दिया यहां पर। तो आइए हम लोग अब दूसरा बिंदु पढ़ते हैं। ऋणात्मक बिंदु आवेश का विभव कुछ दूरी पर निकाले तो कितना होगा, कैसा होगा, चिन्ह उसका कैसा आएगा, इस बारे में हम लोग सोचते हैं, समझते हैं इस चीज को। पॉइंट नंबर दूसरा हमारा यहां पर आ गया बच्चों। हमारे पास कोई ऋणात्मक बिंदु आवेश है, यहां पर बिंदुओं पर रखा गया। इसके चारों तरफ के विद्युतीय क्षेत्र में कोई कहता है कि चलो भाई इस r दूरी पर हमको विभव बताओ कि भाई यहाँ विभव होगा कितना, कैसा होगा, धन होगा कि ऋण होगा, इस चीज को बताओ। समझते हैं कि विभव कैसा होगा, विभव की परिभाषा लगाकर समझते हैं। परिभाषा वही है, इकाई धन जांच आवेश को अनंत से जिस बिंदु पर निकालना है विभव, उस बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। एक बात बच्चों बताओ, इस बार यदि हमको यहां इंफिनिटी है और यहां से एक धन जांच आवेश को हम लेकर के आ रहे हैं, इस तरफ यहां लेकर के आना है, इस आवेश के कारण यहां विभव निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए। मान लो इंफिनिटी से इस बिंदु तक लाने के दौरान बीच के किसी स्थिति पर वह जांच आवेश यहां पर कहीं है। पिछली स्थिति में भी इसी तरह से लिए थे, उसी तरह सोचिए बच्चों। इस बात को सोचो कि ये वाला आवेश इस बार इस जांच आवेश पर बल किधर लगाएगा। तो ये धन है चूंकि जांच आवेश, और ये हमारा आवेश तो ऋण आवेश है, इसलिए ऋण आवेश इस धन जांच आवेश को आकर्षित करेगा। यानी इस बार विद्युतीय बल इधर लगेगा, एफ इलेक्ट्रिकल विद्युतीय बल इधर कार्य करेगा। तो विद्युतीय बल आकर्षित होगा, आकर्षण बल होगा, और हमको इस जांच आवेश को बिना त्वरण के लाना है, तो इसकी तो हमको बाह्य बल किधर लगाना पड़ेगा ताकि इसको बिना त्वरण के लाया जाए। तो बाह्य बल हमको इस बार इधर लगाना पड़ेगा। चलाना इसको इधर है, लेकिन बिना त्वरण के चलाना है। इस पर नेट बल 0 होना चाहिए, इसलिए इस विद्युतीय बल के विरुद्ध हमें बाह्य बल इधर लगाना होगा, और धीरे 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 ये आवेश यहां पर लाएंगे हम, बहुत धीमे धीमे। नेट बल इस पर 0 हो जाएगा, नेट बल। तो इसका विस्थापन इस जांच आवेश का इस बार इस दिशा में हो रहा है, जबकि हमारा जो बाह्य बल है वो इस दिशा में लग रहा है। और कार्य का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यहां 180 रख दें तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, W इक्वल टू माइनस एफ एस, जो कि ऋणात्मक आ जाएगा बच्चों। यानी जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे कि यहां बाह्य बल इधर लग रहा, जांच आवेश को इधर ला रहे हैं, तो इस बार इस बाह्य बल से किया गया कार्य धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा इस बार कार्य। और इसीलिए इस बिंदु पर जो विभव आएगा, चूंकि विभव का फॉर्मूला क्या है, विभव V बराबर लिखते हैं W/Q0, और इस बार ये कार्य ऋणात्मक हो रहा है, इस बार इस कार्य का चिन्ह ऋणात्मक आएगा, बाह्य बल के द्वारा कार्य ये ऋणात्मक आएगा, इसलिए विभव भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। समझ गए होंगे। यानी किसी ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव ऋणात्मक होता है। इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि इस बार ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए जांच आवेश को अनंत से इस बिंदु पर लाने के दौरान हमें आकर्षण विद्युतीय बल के विरुद्ध
कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए वो कार्य जो होगा वह ऋणात्मक होगा। इसलिए एक ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव ऋणात्मक होगा। तो इस चीज को हम जान गए, इस चीज को हम यहां पर लिख देते हैं। यहां पर हम लोग कहेंगे किसी ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव ऋणात्मक होता है। जैसे बच्चों देखो, अगर ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ से r दूरी पर अगर विभव निकालना है कि विभव का सूत्र क्या आएगा, तो सूत्र यहाँ हो जाएगा v बराबर -1/4 एप्सिलॉन नॉट और q बटा r। ये विभव का सूत्र हो जाएगा जो धनात्मक नहीं है। क्या है बच्चों? ऋणात्मक है ये विभव। किसी ऋण आवेश का विभव किसी r दूरी पर बिंदु P पर सूत्र होगा v बराबर -1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये हो जाएगा विभव। और फॉर्मूला प्रूफ जो किए हुए हैं पिछले लेक्चर में, उसी के तहत फॉर्मूला ये प्रूफ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस विभव से रिलेटेड कुछ और बातों को सीखते हैं। विद्युतीय विभव से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ सीखते हैं। अब हम यहां पर सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें विद्युतीय विभव से जुड़ी हुई। जैसे कि अब तक हम सीखे कि अगर एक बिंदु आवेश है उसका विभव क्या होगा। अगर मान लो यहां पर धनात्मक बिंदु आवेश तुमको दे दे बच्चों, r दूरी पर कहे कि विभव बताओ धनात्मक आवेश के कारण यहां विभव, तो फॉर्मूला सीख है कि v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q बाई r। कोई कहते ऋणात्मक आवेश का विभव बताओ, तो ये भी सीख चुके हैं अभी तुरंत कि ऋणात्मक होगा v बराबर -1/4 एप्सिलॉन नॉट और q बाई r। लेकिन अब हम बतलाने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास निकाय अगर दिया रहे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों का निकाय अगर दिया रहे और उसके कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है, तो विभव कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। लेकिन हम उसको जानने से पहले एक बात बता दें जो हम जानते हैं पहले से, और इतना इजी है कि आप अभी तुरंत समझ जाएंगे कि विद्युतीय विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है। क्योंकि बच्चों विभव का जो फॉर्मूला है v बराबर जो W/Q0, इसमें ये कार्य अदिश राशि है, ये जांच आवेश भी अदिश राशि है, तो विभव भी कौन राशि है? अदिश राशि है। और अदिशों का जोड़ हम कैसे जोड़ते हैं बच्चों? तो अदिशों को जोड़ते हैं साधारण बीजगणितीय विधि से। और इसलिए यदि हमसे कोई ये कहे कि हमारे सामने अगर कोई एक निकाय दे दिया जाए, आपको अनेक बिंदु आवेशों का निकाय इस तरह का हमारे सामने कोई दे दे अगर, कि चलो हमारे सामने यहां पर कोई आवेश एक Q1 है, यहां पर कोई एक आवेश Q2 है, यहां पर कोई एक आवेश Q3 है, यहां पर कोई एक आवेश -Q4 है, यहां पर कोई एक आवेश +Q5 है, यहां पर कोई बिंदु P दे दे, Q1 से इसकी दूरी R1 ले लीजिए, Q4 से इसकी -Q4 से इसकी दूरी R4 ले लीजिए, Q2 से इसकी दूरी R2 ले लीजिए, मान लीजिए Q3 से इसकी दूरी R3 ले लीजिए, Q5 से इसकी दूरी R5 ले लीजिए। और कोई कहता है कि हम विभव बताइए, इस पूरे सिस्टम का विभव यहां पर क्या होगा। तो बड़ी आसान है यहां कि हर अलग अलग आवेश के विभव को लेकर और उन विभवों का साधारण बीजगणितीय जोड़ देंगे, क्योंकि विभव अदिश राशि है। यानी बिंदु P पर निकाय का कुल विद्युतीय विभव, यानी निकाय का बिंदु P पर निकाय का कुल विद्युतीय विभव अगर बच्चों लिखा जाए
तो हम लिख सकते हैं इस Q1 आवेश का विभव यानी 1/4, पहले हम ऐसे कर देते हैं V1 Q2 आवेश का विभव जो है प्लस V2 Q3 आवेश का विभव प्लस V3 प्लस डैश डैश कर देंगे, जितना रहेगा सबका विभव जोड़ देना साधारण बीजगणितीय विधि से। अब अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, V बराबर ये धनात्मक आवेश है तो विभव धनात्मक यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस ये भी धनावेश है तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस ये जो है ये भी धनावेश है तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। इस बार ऋणावेश है तो ऋणात्मक विभव -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो है Q4/R4 और फिर ये धनावेश है तो धनात्मक विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 और R5। तो विद्युतीय विभवों का जो हमने जोड़ा वो साधारण बीजगणितीय से जोड़ दिया, साधारण बीजगणितीय विधि से हमने जोड़ दिया। इन्हें हम इसको कहेंगे कैसे, ये हुआ आवेशों के निकाय का विद्युतीय विभव। और इसको कहेंगे कैसे, इसको कहेंगे कि अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण विद्युतीय विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस चीज को हमें याद रखना है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि अनेक बिंदु आवेश के निकाय के एक बिंदु पर विभव लिखना है तो हर आवेश का अलग अलग विद्युतीय विभव लेकर और विद्युतीय विभवों को जोड़ देंगे। किस विधि से जोड़ेंगे, तो वो जोड़ेंगे साधारण बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो ये बात हम लोग को याद रखना है। तो ये हमने लिखा है, ये जो हमने फिगर बनाया इसका हेडिंग है, आपको हेडिंग में यहां लिख देता हूं, आवेशों के निकाय का विद्युतीय विभव, आवेशों के निकाय का विद्युतीय विभव, यही है आपको आवेशों के निकाय का विद्युतीय विभव। ये हमारा हेडिंग है, इस चीज को हमें याद रखना है। अब बच्चों इस पर एक न्यूमेरिकल में यहाँ करता हूँ, उसके पहले उस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। आवेशों के निकाय के विद्युतीय विभव के स्टेटमेंट को एक बार मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, यहाँ पर समझ लेंगे आप, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। आवेशों के निकाय का विद्युतीय विभव और कहता है कि अनेक बिंदु आवेशों के, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युतीय विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। वेरी सिंपल ये चीज है, एकदम याद हो गया होगा आपको। अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युतीय विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आइए अब इस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, एक सवाल बनाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर हम लोग।
एक क्वेश्चन है हम लोगों को यहाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश क्रमशः 3 × 10⁻⁻7 कूलम एवं -2 × 10⁻⁻7 कूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी से अलग है तथा ये आवेश वायु में है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव निकालें। ये क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदु आवेश है। सॉल्यूशन में यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर एक बिंदु आवेश हमारा कितना है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। दूसरा बिंदु आवेश है, आप कोई बिंदु ए पर है मान लीजिए आवेश ये, दूसरा बिंदु आवेश बी पर -2 × 10⁻⁻7 कूलम। इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। इनके बीच के मध्य बिंदु पर, इस बिंदु पर विभव निकालना है और विभव अदिश राशि है। इस आवेश का विभव और इस आवेश के विभव को लेकर के जोड़ देंगे और याद रखिए कि इस धन आवेश का यहाँ विभव धनात्मक, इस ऋण आवेश का विभव यहाँ ऋणात्मक, और दोनों को बीच गणितीय विधि से हम जोड़ देंगे। तो बस बिंदुओं पर कुल विभव, बिंदुओं पर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, बिंदुओं पर कुल विभव अगर लिखना है बच्चों तो भी बराबर इसका यहाँ विभव 1/4πε0 और जो है 3 × 10⁻⁻7 और भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो हो जाएगा 10 × 10⁻2 और जोड़ इसका यहाँ विभव -1/4πε0, ये आवेश 2 × 10⁻⁻7 और ये दूरी। अब देखो एक बार यहाँ माइनस ले लिया, फिर अभी आवेश के पास मत लेना, चूंकि ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक लिख दिए बस, और बटा दूरी यहाँ से यहाँ तक 10, तो 10 × 10⁻⁻2। अब इसको हल करते हैं बच्चों, तो हल करेंगे, देखो क्या रिजल्ट निकलेगा, भी बराबर ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, तो 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻7 और बटा आपको 10 × 10⁻2 और माइनस हो जाएगा 9 × आपको 10⁻9 और गुणे हो जाएगा आपको 2 × 10⁻7 और बटा 10 × 10⁻2, ये 10, ये लिखा हुआ है 10 × 10⁻2। ये देखो बच्चों क्या होगा, ये 9 से 3 में मल्टीप्लाई करो तो 27 और यहाँ देखो ये 10 है और 10⁻−1 बचेगा, ऊपर से एक कैंसिल कर देगा तो 10⁻6 हो जाएगा और 10⁻9 और 10⁻6 हो जाएगा 10⁻3 यहाँ पर जान लो। और उसके बाद जो हम लोगों को यहाँ से माइनस आपको हो जाएगा 9 दूना 18, 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा ये, इंटू वहीं फिर 10 का पावर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, भी बराबर 10 का पावर 3 कॉमन लीजिए, 27 - 18 अब हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 × 10⁻³ वोल्ट और ये हो जाएगा आपको आंसर। ये आंसर हो गया इस बिंदु पर कुल विभव का। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लिखता हूँ, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। विभव चूंकि अदिश राशि है और इसलिए इसका विभव यहाँ धनात्मक, इस ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक, और दोनों को सीधे हम जोड़ दिए हैं, धन वाले को धनात्मक चिन्ह, ऋण वाले के ऋणात्मक चिन्ह लेकर जोड़ दिए हैं, रिजल्ट आपके सामने आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदु आवेश क्रमशः 3 × 10⁻⁸ कूलम। तो नीचे लिखना पड़ेगा 3 × 10⁻⁸ कूलम एवं -2 × 10⁻⁸ कूलम है तथा इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव शून्य होगा। ये क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। एक आवेश हमारे यहां पर है -3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा आवेश बच्चों यहां पर है, ये दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम। इन आवेशों के बीच की जो दूरी है ये पहले से दिया हुआ है और ये है आपको 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इन दोनों को, ये प्लस है, ये धनात्मक आवेश है, 3 × 10⁻⁸ कूलम ये धनावेश है, और ये ऋण आवेश दिया है। क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर ये धनावेश और ऋण आवेश दिया गया। इन दोनों आवेशों के को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पर किस बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव शून्य होगा। तो आइए हम उसको पता करते हैं। हम यह सबसे पहले पता करेंगे कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर इनके बीच में वो बिंदु कहाँ होगा जहां कुल विभव शून्य होगा। तो मान लीजिए कोई बिंदु यहां कहीं है जहां पर विभव शून्य होगा। इस आवेश से इस बिंदु की दूरी मान लीजिए कि r है, ये तब ये वाला दूरी हो जाएगा 15 - r सेंटीमीटर में ही दूरी r माने, ये 15 - r सेंटीमीटर में ही है। अब इस बिंदु पर कुल विभव शून्य लिखिए, तो बिंदु P पर कुल विद्युतीय विभव शून्य होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो इसका यहाँ विभव यानी हो जाएगा 1 जो है ऐसे लिखेंगे आपको 1/4πε0। ये आवेश आपको 3 × 10⁻⁸। यहाँ से यह दूरी जहाँ विभव शून्य हो रहा है, इस दूरी को हम स्मॉल r माने हुए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर r और जोड़ प्लस इसका यहाँ पर विभव यानी हो जाएगा -1/4πε0 और हो जाएगा 2 × 10⁻⁸, और ये हो जाएगा आपको 15 - r, ये हो जाएगा आपको, और इक्वल टू हो जाएगा आपको 0। अब आप सोचेंगे इसको मीटर में हम क्यों नहीं चेंज किए, चूंकि ऐसे प्रश्नों में याद रखिए कि एक टर्म ये एक तरफ आ जाएगा और ये दूसरी ओर चला जाएगा, इसलिए नीचे वाला दोनों का यूनिट एक जैसा रखें, मात्रक एक जैसा रखें, मतलब कुछ कोई मात्रक रखें एक जैसा रखें, इस सेंटीमीटर में तो 20 सेंटीमीटर में, तो हमारा काम बड़ी आसान हो जाता है। इसको हल करते हैं हम यहाँ पर, इसको सोल्यूशन इसका करते हैं, तो हो जाएगा आपको 1/4πε0 3 × 10⁻⁸r इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और 2 × 10⁻⁸ और बटा 15 - r। देखिए इक्वल टू में गया तो ये r और ये 15 - r, देखिए एक तरफ r एक तरफ 15 - r आ गया। अब इसको आप कैंसिल, ये कैंसिल, 10⁻⁸ ये 10 कैंसिल, 3/r इक्वल टू हो जाएगा 2/15 - r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3 × 15 - r इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। यहाँ से 45 - 3r इज इक्वल टू 2r, इसको उधर ले जाइए, 45 इज इक्वल टू 5r, r इज इक्वल टू 45/5 यानी हो जाएगा आपको
जो है 9 सेंटीमीटर हम लोग को निकल गया। यानी यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कुल विभव जो है इन दोनों के बीच वो बिंदु मिला, ये 9 सेंटीमीटर, इस आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, जहाँ पर कुल विभव शून्य होगा। लेकिन यहाँ एक और स्थिति मिल सकता है, इन दोनों आवेशों के बाहर किसी बिंदु पर भी विभव शून्य मिल सकता है। आइए उस स्थिति को भी हम यहाँ पता कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में है यहाँ पर कि वो स्थिति कहाँ होगा। इन दोनों के बीच में वो बिंदु अभी लिए हैं स्थिति 1 में, ये हमारी स्थिति 1 बना है। इस क्वेश्चन में 2 स्थिति पॉसिबल है, इस प्रश्न में 2 स्थिति पॉसिबल है। इस स्थिति में हम जो है शून्य विभव इन दोनों आवेशों के बीच किसी बिंदु पर चूज किए कि कहीं हो सकता है और निकाले तो हमें वो बिंदु मिल गया। इस 3 × 10⁻⁸ कूलम से कितनी दूरी पर मिला? 9 सेंटीमीटर पर। अब बच्चों वो दूसरा स्थिति क्या होगा उसको भी हम पता कर लेते हैं कि वो दूसरा स्थिति क्या होगा। वो दूसरा स्थिति दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के बाहर वो मिल सकता है। आइए उस बिंदु को भी हम पता कर लेते हैं कि वह बिंदु कितनी दूरी पर होगा, उसका मान क्या आएगा। तो स्थिति 2 की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। दोनों आवेशों के बाहर बिंदु अगर पता किया जाए, दोनों आवेशों के बाहर बाहर के लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला आवेश है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा आवेश यहाँ पर है -2 × 10⁻⁸ कूलम। इनके बीच की जो दूरी है ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये दूरी, ये वाला। अब मान लीजिए कि इस बार शून्य विभव जो है इन दोनों आवेशों के बाहर, तो इधर लें कि इधर लें, ये भी समस्या है। याद रखिए छोटे वाले आवेश के तरफ ही वो बिंदु मिलेगा, क्योंकि जिसका परिमाण बड़ा है, इसका 3 × 10⁻⁸ है, तो इसके विभव का परिमाण जो आएगा चिन्ह छोड़कर दूर जाने पर ही उतना मिलेगा जितना ही छोटे वाले परिमाण का विभव हमें मिलेगा। जब 2 विभव एक धन एक ऋण दोनों बराबर कहीं मिलेगा तभी ना वहाँ शून्य विभव मिलेगा, तो बिंदु इस छोटे वाले की तरफ मिलेगा। मान लीजिए कि वो बिंदु यहाँ कहीं है, बिंदु P, और यहाँ से वो बिंदु इस बार R दूरी पर है यहाँ। अब ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R-15, ये हो जाएगा आपको। अब इस बिंदु पर कुल विभव कुछ शून्य करके देखते हैं, तो बिंदु P पर कुल विभव शून्य होने के लिए मिलेगा बच्चों हम लोग को। इसका यहाँ पर विभव यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ और बट्टा जो है R, यहाँ से यहाँ का विभव, इस आवेश का यहाँ इस बिंदु पर विभव, और प्लस इसका यहाँ पर विभव यानी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू हो जाएगा 2 × 10⁻⁸, और ये दूरी हो जाएगा इस बार R-15, ये मिल जाएगा, और इक्वल टू मिलेगा 0। अब आप इसको उस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ छोड़ दीजिए। रिजल्ट में यहाँ हल कर देता हूँ, मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 × 10⁻⁸, और बाई R इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो है 2 × 10⁻⁸, और बटा R-15, ये हो जाएगा हम लोग को ये कैंसिल और ये कैंसिल, और इस तरह से 3/R इक्वल टू 2/R-15, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × R-15 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 2R, ये हो जाएगा 3R-15 इक्वल टू 2R। इसको इधर लाइए, 15 को इधर ले जाइए, 3R - 2R इक्वल टू 45, R इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। इस बार अगला आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार ये समझ लीजिए, ढंग से आप देख सकते हैं कि शून्य विभव की 2 स्थितियां हैं। एक तो इन दोनों आवेश के बीच में एक बिंदु मिल गया था, और दूसरा स्थिति दोनों आवेशों के बाहर कहीं मिलेगा, और छोटे वाले परिमाण जिस आवेश का कम है उसी और वो बिंदु मिलेगा। इसको याद रखिए दिमाग पर। चलिए तो हम आगे अब इस वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अब खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए, पढ़ते रहिए जमकर। धन्यवाद।